Good morning, students. So, welcome to the final lecture of your chapter number 5, magnetism and matter. Why I am telling you this is final? Because the next topics, the magnetic materials, the properties of magnetic materials, this has been excluded from this year's syllabus. Okay, so ये एक फाइनल टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इट हैज़ गॉट अ नंबर ऑफ रिलेशन फार्मूलाज, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको याद करके करना। वैसे तो ये थ्योरेटिकल ही टॉपिक है। द टॉपिक इज मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, है ना। मैग्नेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ इंड्यूसिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन एनी मटेरियल। इसमें वेरी सिंपल मैग्नेटाइजेशन क्या होता है ना, किसी को मैं मैग्नेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैग्नेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यानी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैग्नेटाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन सम मटेरियल। बेसिकली व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस इज वी वांट टू क्लासिफाई डिफरेंट मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग इनटू मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, सो if you want to classify the magnetic properties of this substance, we should know what actually is going inside this material. Okay, so as you know, the element is one of the basic building block of any material. Okay, तो अच्छा, करंट कैसे फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हम थोड़ा और अंदर लेवल में चलें कि देखिए दिस एटम एक्चुअली इज सराउंडेड बाय अ पॉजिटिव सेंट्रल चार्ज, है ना। सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होते हैं, एंड इट इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग इन सम फिक्स्ड ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या है? एनर्जी लेवल्स होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस ऑर्बिट्स। ओके, दे आर रोटेटिंग and revolution, they both the actions are going on. They are also rotating on their own axis and revolving around this central core. Okay, अगर आप इसको अभी थोड़े पिछले हम कुछ लेक्चर्स में पढ़े थे कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ? क्योंकि करंट बहना है, पॉजिटिव चार्ज के बहने को हम क्या बोलते हैं? द फ्लो ऑफ करंट। तो इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सपोज रोटेटिंग इनसाइड दिस एनर्जी लेवल, ठीक है, तो हम क्या मान सकते हैं? द करंट इज फ्लोइंग, अ स्मॉल करंट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ऐसा करंट फ्लो हो रहा है। अब इसके कारण थोड़ा सा तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के का रीज़न ये है कि इट इज़ क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं। डायरेक्शन क्या होगा उसका? मैग्नेटिक डाइपोल का, हाँ, अगर हम राइट हैंड लेते हैं और इफ़ वी कर्ल आवर हैंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो दिस थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताएगा, इधर है ना। और उसका फॉर्मूला क्या है? m इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज़ I इंटू एरिया वेक्टर, है ना। तो ये जो एरिया है इस लूप का, उसके एरिया वेक्टर के बाद, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक एटम की, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ एक एटम की। तो इट इज़ क्रिएटिंग अ स्मॉल डाइपोल, है ना, अराउंड दिस एटम। इट इज़ क्रिएटिंग अ स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, ये तो ऐसा अगर हम देखें किसी सब्सटेंस में, तो विद इन से यूनिट एरिया यू विल गेट 10⁻22 नंबर ऑफ एटम्स, है ना। कम से कम 10⁻22, यानी इतने सारे एटम्स इफ़ दे आर क्रिएटिंग सम डाइपोल मोमेंट, ये सारे मिलकर कोई डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा? बहुत सारे डाइपोल मोमेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि थर्मल एनर्जी के कारण में इनका जो ओरिएंटेशन है एक दूसरे से अलग हो गया या अपोजिट भी हो सकता है। बट कुछ मटेरियल में, है ना, एंड जनरली ऐसे मटेरियल में जहाँ पे उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ पे दिल बी सम नेट डाइपोल मोमेंट, दिल बी सम नेट डाइपोल मोमेंट। ओके, सो दिस नेट डाइपोल मोमेंट विल गिव इट्स दिस मटेरियल अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी,
है ना, क्योंकि इसमें कुछ डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो उसके कारण में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। इसको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो चीज़ें अभी हम एक्सक्लूड कर दिए हैं, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये एक्सक्लूड हो गया है। तो हम सिर्फ ये बोलेंगे कि भाई ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण में ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट नहीं कर पाते, तो देयर इज सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो दिस नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? दिस नेट मैग्नेटिक मोमेंट per unit volume of this material is called magnetization. So we define magnetization M, कैसे दिखाते हैं उसको? कैपिटल M से दिखाते हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो दिस इज फॉर वन, सो देयर विल बी सम M नेट, यानी ये क्या है, स्मॉल m क्या है, डाइपोल मोमेंट। सो इफ दिस इज द M नेट, ओके, ऑफ एनी सब्सटेंस, तो व्हाट विल बी मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन विल बी M net अपॉन वॉल्यूम। V क्या है? दिस इज वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। M net is called net magnetic moment. So again, so we define magnetization M of a sample to be equal to its net magnetic moment per unit volume. So this is magnetization, है ना। इसको आप पीछे से याद रखिए, ठीक है। दिस इज magnetization, this is net magnetic moment per unit volume. So this is a vector quantity, है ना। magnetization is a vector quantity और इसका यूनिट क्या है ना। अगर इधर से देखें तो इसका यूनिट क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का? एम्पियर, है ना। ये क्या हो गया? एम्पियर, और एरिया तो मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है यूनिट? मीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर इसका मैं निकालता हूँ यूनिट, तो यूनिट विल बी एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, यानी एम्पियर मीटर इनवर्स या एम्पियर पर मीटर। सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर पर मीटर या एम्पियर मीटर स्क्वायर। एंड डायमेंशन क्या है इसमें? डायमेंशन क्या है? इट्स डायमेंशन विल बी m0 l-1 t0 a। क्या होगा डायमेंशन इसका? m0 l-1 t0 a, और इसको हम ऐसा लिख देते हैं l-1 a। सो दिस विल बी द डायमेंशन, ये डायमेंशन होगा। ओके, सो नाउ ये मैग्नेटाइजेशन हमने पढ़ लिया, ओके। सो उससे पहले हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि भाई ये मैग्नेटाइजेशन हो क्यों रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि एक फील्ड होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि एक्ट कर रही होगी एक सब्सटेंस में, है ना। जैसे वो फील्ड क्या करेगी? इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्पेस। क्या करेगी वो फील्ड? क्या करेगी वो? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, जिसमें अगर मैं किसी सब्सटेंस को डालूँगा तब वो जाके वो मैग्नेटाइजेशन होगा, है ना। मैग्नेटाइजेशन में क्या होगा, है ना। सपोज अगर हमने एक कोई मटेरियल है, उसको अच्छे से समझने के लिए, तो एक मटेरियल है, अब इट हैज़ गॉट नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सपोज़ एक मटेरियल है और सब में एक डाइपोल है ना, और डाइपोल को मैं सपोज़ ऐसा करके देता हूँ, है ना। दिस इज़ अ डाइपोल। तो सब में डाइपोल है, लेकिन बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी सबके ओरिएंटेशन अलग अलग डायरेक्शन में है ना, कोई अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस विल बी क्रिएटिंग ए वेरी स्मॉल डाइपोल मोमेंट, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही कम होगा इसमें। एम नेट जो है होगा, एम नेट विल बी क्लोज टू ज़ीरो, है ना। इसमें इट विल बी क्लोज टू ज़ीरो, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी के कारण में इनका ओरिएंटेशन किसी भी डायरेक्शन में होगा और ये कहीं पे एड अप नहीं हो रहे हैं, ओके। इफ़ आई नाउ सब्जेक्ट अ मैग्नेटिक फील्ड टू दिस सब्सटेंस, है ना। एक मैं एक सपोज करता हूँ कि एक मैग्नेटिक फील्ड में इस ऑब्जेक्ट को, इस सब्सटेंस को ले जाके चला जाता हूँ, तो व्हाट विल हैपन?
अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल को ले जाते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क, इट विल, ये सारे जो इंडिविजुअल डाइपोल्स हैं इट विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क, और क्या कोशिश होगी कि अपने आप को अलाइन कर ले अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये क्या करेंगे, मिनिमम एनर्जी में रहने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या करेंगे कि एक दूसरे को अलाइन करेंगे। तो व्हाट विल हैपन टू दिस इज़, अगर मैं नीचे उसका सेकंड केस बनाता हूँ तो व्हाट विल हैपन इज़ इट विल अप्रॉक्सीमेटली अलाइन इटसेल्फ, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सब सारे के सारे अलाइन हो, अगर सारे के सारे अलाइन हो गया तो ये तो वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। सब के सब अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल है ना। और वीकली अलाइन हो रहे हैं तो वीक मैग्नेटिक मटेरियल, अलाइन नहीं हो रहे हैं तो इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। ओके, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि भाई ये अगर ऐसा हो गया तो इट हैज़ अ वेरी गुड अलाइनमेंट अलॉन्ग विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या होगा, इट इज़ अ गुड दिस मटेरियल हैज़ गॉट गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और अगर ये ऐसे का ऐसा है ना, अगर ये ऐसा का ऐसा है तो इट हैज़ गॉट वेरी पुअर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और इट मे बी डायमैग्नेटिक, ओके, एंड दिस मे बी फेरोमैग्नेटिक। ओके, तो ये जो फील्ड है इसका काम क्या है और इसका नाम क्या है। सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना। तो इसका नाम क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले तो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, ठीक है। सो द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन इट, अ मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन इट। द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, है ना, हम अभी जो डेफिनेशन दे रहा हूँ फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात कर रहे हैं। सो द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, which exists in vacuum, a magnetic field which exists in vacuum and which has a magnetizing effect, है ना, which induces magnetism in the material, so that is called magnetizing field। अब क्या क्या हो सकता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना। अब जनरली हम ऐसे चीज़ों को लेते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकें, है ना। मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम क्या कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई टेक अ सोलोनाइड ना, सोलेनाइड है, ओके। तो दिस सोलेनाइड, इफ आई पास अ करंट इनसाइड दिस सोलेनाइड, व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, है ना, स्ट्रॉन्गर इन एक्सिस। तो ये ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। सो दिस बी, इट क्रिएट्स अ बी, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड इसके सोलेनाइड के अंदर जनरेट हो गया। अगर इसमें मैं, अभी तो ये वैक्यूम है तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना। सोलेनाइड हो गया या टोरॉइड भी हो गया, टोरॉइड भी ये शेप सर्कुलर हो जाएगा, है ना। तो टोरॉइड इट विल क्रिएट ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अगर ये यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं है, सपोज इसके अंदर में अभी कोई मटेरियल नहीं है, इट्स जस्ट एयर, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दैट इज म्यू नॉट, एन इज द नंबर ऑफ टन्स एंड आई। तो इसका वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, बी इज म्यू नॉट एन आई, कितना है, म्यू नॉट एन आई। सो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ टोरॉइडल, अभी हम टोरॉइडल नहीं, हम तो सोलेनॉइड कंसिडर करें, कैरिंग करंट आई एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम, इफ द सोलेनॉइड हैज एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, देन द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन द सोलेनॉइड इज गिवन बाय दिस, है ना। इसमें एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये इसके अंदर का मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। क्या है ये, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना। तो ये इसको मैं क्या बोलूँगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम जनरली B0 से, क्योंकि ये वैक्यूम के अंदर है, ठीक है। तो दिस ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्यों जनरेट हुआ, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वायर, इन दिस कंडक्टर। इसके कारण में क्या हो रहा है कि इट इज़ क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि ये वैक्यूम है तो इसमें हम इसको बोलेंगे
मैग्नेटाइजिंग फील्ड B0 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैग्नेटिक इंडक्शन. व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? ओके, सपोज जैसे मैंने बताया कि भाई इफ देयर इज अ सोलेनॉइड, so it will create a magnetizing field. It will create a magnetizing field. Suppose this solenoid is wound around a magnetic material, है ना. Suppose हम ये बोलते हैं कि भाई ये solenoid का एक magnetic material है, उसके चारों तरफ ऐसे लपेट दिए, है ना. ये solenoid कहाँ है? इस magnetic material के चारों तरफ लपेट दिया. अब magnetizing field क्या है? बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. यानी कि जब मटेरियल नहीं था, ये मटेरियल नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एयर था, तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड था, है ना. ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड था. अब ये मटेरियल रख दिया है ना. नाउ दिस इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल. तो इसके अंदर में हमने बोला कि भाई बहुत सारे एटम्स हैं. एटम्स के कारण में उसके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, सर्कुलेटिंग, स्पिनिंग. बहुत सारे एटम्स में स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके कारण में छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट हो गए हैं. अब वो जनरेट हो गए हैं तो अब ये यहाँ पे बाहर का जो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके कारण में ये अलाइन होने रहे हैं, है ना. अलाइन हो रहे हैं आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये अलाइन हो रहे हैं, तो इसके कारण में क्या हो रहा है कि इट इज़ ऑल्सो, इसके अंदर भी ये डाइपोल अलाइन हो रहे हैं, तो इट इज़ क्रिएटिंग ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना. इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होने के कारण में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है. वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? बिकॉज ऑफ द सरफेस करंट. और इसके कारण में क्या होता है, अगर हम सही बात करें तो ये क्या होता है ना, ये अलाइन होने के कारण में क्या होता है कि इतने सारे जो डाइपोल्स हैं, इसके कारण में ये अब ये मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आ गया और स्पिन कर रहा है, तो उसके कारण में क्या होता है, इस पर एक सरफेस करंट जनरेट होता है, जिसको हम बोलेंगे नाम देते हैं IM, है ना. इस पर एक सरफेस करंट जनरेट होने लगेगा, जिसको हम बोल देते हैं, इसके सरफेस में ऐसे करंट फ्लो होने लगेगा, जिसको बोलते हैं हम IM, यानी करंट इन द मटेरियल, दिस मटेरियल. ओके, तो इसके कारण में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, है ना. उसकी वैल्यू क्या होगी? B इज इक्वल टू म्यू नॉट N नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, और ये IM, है ना. ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है. इसके अंदर में क्या इंड्यूस हो गया, ये है, ये मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना. ये क्या है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज कॉल्ड द करंट इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, है ना. इसको मैं क्या बोल देता हूँ? BM. इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या बोल देता हूँ? BM inside the material. ठीक है. Now this total magnetic field inside this material will be the addition of both of things. जो बाहर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो इंड्यूस हो गया अंदर, ये मिला के टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा. सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल इज द सम ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड द एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल एंड इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना. तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन B इज इक्वल टू B नॉट प्लस BM. ये एक्सटर्नल है और ये अंदर है, ठीक है. तो ये चीज़ आप याद रखेंगे. टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? B एक्सटर्नल प्लस B इंटरनल. तो ये जनरली ये होता है कि भाई ज़्यादा होता है, एक्सटर्नल वाला जो फील्ड है उससे ज़्यादा होता है. ओके. So the magnetic induction may be also be defined as the total number of magnetic lines of the force crossing per unit area normally through a material. ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है. तो इसका यूनिट क्या होगा? है मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका यूनिट हो जाएगा टेस्ला, है ना. जनरली यही होता है. तो अब एक और इसके कारण में एक और टर्म का राइज हो गया, जिसका नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. मैग्नेटाइजिंग फील्ड intensity. Now let us concentrate in this magnetic intensity और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. यानी एक तरीके से मैं बोलूँ कि भाई ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की ताकत बता रहा है कि भाई कितने अच्छे से जो भी मटेरियल उसके बीच में रखा जाएगा उसको वो मैग्नेटाइज कर सके, है ना. तो ये क्या है? इट इज़ जस्ट शोइंग कि भाई हाउ स्ट्रांगली दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज
द सब्सटेंस विच इज़ पुट इनसाइड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स flowing round the unit length of the solenoid required to produce the given magnetizing field. And this is the ability of the magnetic field to magnetize a material magnetic medium in and is expressed by vector H. This is the ability of the magnetizing field to magnetize the material which is put inside this. Okay, तो इसको अगर H से शो करते हैं तो कई बार क्या होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जितना स्ट्रॉन्गर करंट होगा उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलोनाइड। अगर सोलोनाइड है तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। तो सिंपली पुट H इज इक्वल टू N इंटू आई। H इज इक्वल टू N इंटू आई। तो अगर हमने बोला कि भाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, है ना, तो मैं ये क्या लिख सकता हूँ, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, और ये सब वेक्टर है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज इक्वल टू एन आई और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज इक्वल बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। ओके, तो यहाँ से मैं H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट कर सकता हूँ, है ना, और इसका यूनिट वही होगा एम्पियर पर मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर। ओके, सो दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। नाउ लेट अस सी द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अभी हमने देखा कि फील्ड कितने स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कर सकती है, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है वो कितने स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कर सकती है। अब हम देखेंगे कि जो मटेरियल के अंदर जो है वो कितने मटेरियल के अंदर की जो प्रॉपर्टी जो कितने स्ट्रांगली वो मैग्नेटाइज अपने आप को कर सकती है, उसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ऑलरेडी हमने उसको देख लिया है कि व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ ये मैग्नेटाइजेशन ही बोलते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये क्या है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इन विच m is equal to the net dipole moment inside the material created because of the magnetizing field per unit volume. Okay, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि when a magnetic material is placed in a magnetic field it gets magnetized. The magnetic moment developed per unit volume of the material when placed in the magnetizing field is called magnetization or intensity of मैग्नेटाइजेशन। तो हमने बोला कि m इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू m नेट अपॉन v, यानी m नेट क्या है, m नेट है नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड v इज वॉल्यूम। ओके, तो इसको वापस मैं यहाँ पे लाता हूँ ताकि हम थोड़ा सा उसको कोरिलेट कर सकें। ठीक है, ओके, दिस इज V, है ना। अब m नेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, I इंटू ए वेक्टर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स है n तो मैं NIA, है ना, और वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, लेंथ इंटू एरिया। वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ, लेंथ इंटू एरिया। अच्छा, तो ये कट गया, ये बन गया NI अपॉन L, और पर यूनिट लेंथ लेता हूँ तो ये M है पर यूनिट लेंथ,
ये हो गया एन आई कौन सा है यहाँ पे, आई इनसाइड द मटेरियल, आई कौन सा है, इनसाइड द मटेरियल। ये वाला आई नहीं है जो सोलेनॉइड से जा रहा है, आई क्या है जो इंड्यूस्ड करंट है उस मटेरियल में वो होता है। अब इस पे जो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ जिसको हम बी एम बोलें, वो क्या होगा, म्यू नॉट एन आई एम, है ना, बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एम, और एन आई एम क्या है, एम है, तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ, बी मटीरियल इज म्यू नॉट एम, क्या हो गया, बी मटीरियल इज म्यू नॉट एम। एम इज मैग्नेटाइजेशन, एच इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। टोटल, आप बोलेंगे भाई टोटल इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ मटेरियल के अंदर, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ वो दोनों फैक्टर से हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर जो बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड था और एक इंटरनल फैक्टर बिकॉज ऑफ वो मटेरियल इटसेल्फ था, मटेरियल के प्रॉपर्टी के कारण। तो मैं बोलूँ अगर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक इंडक्शन वो होगा बी इज इक्वल टू एक्सटर्नल ये था, है ना, बी नॉट, और इंटरनल ये था बी एम, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं, बी नॉट इज म्यू नॉट एच प्लस मटेरियल वाला है म्यू नॉट एम, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू कॉमन हो गया H प्लस M, यानी तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इट इज म्यू नॉट टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस मैग्नेटाइजेशन, है ना। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। सो बोथ H एंड M हैव सेम यूनिट, है ना, क्या है, एम्पियर पर मीटर। बोथ H एंड M विल हैव सेम यूनिट, एम्पियर पर मीटर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी इज द मेजर टू द एक्सटेंट बाय विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन पेनिट्रेट थ्रू द मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, यानी इट इज़ अ मेजर कि यानी कितना वो मैग्नेटिक मटेरियल अलाउ कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने के लिए, है ना। तो वो ये जो क्वालिटी है इसका मेजर है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जैसे कि हमने देखा था, हमने जब गैल्वेनोमीटर की बात की थी तो हमने बोला कि भाई इस कॉइल को सॉफ्ट आयरन कोर पे हम उसको लपेटेंगे, है ना। कॉइल को किस पे लपेटेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर पे। वाई सॉफ्ट आयरन कोर, बिकॉज इट हैज़ गॉट अ वेरी गुड परमिएबिलिटी, है ना। सो इट अलाउज द मैग्नेटिक मैनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टू पास थ्रू इट। तो ये परमिएबिलिटी है, इट इज़ द मेजर, परमिएबिलिटी इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच अ मटेरियल कैन बी पेनेट्रेटेड और परमिएटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। सो द मैग्नेटिक field permeability, the magnetic permeability of a material may be defined as the ratio of its magnetic induction to the magnetic intensity, है ना, यानी म्यू, है ना, म्यू इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन यानी B अपॉन H, है ना। तो म्यू इज इक्वल टू B अपॉन H, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यही है टेस्ला, और नीचे है एम्पियर पर मीटर, टेस्ला एयर मीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट होगी। परमिएबिलिटी, है ना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब एक टर्म आ गया रिलेटिव परमिएबिलिटी, है ना। तो हमको जब मैग्नेटिक मटेरियल्स को कंपेयर करना है तो हम क्या करते हैं कि भाई इसको किसी के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर लेते हैं। तो किसी के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी हो जाती है वो, है ना, किसी के रिलेशन में इसकी परमिएबिलिटी क्या है। तो जनरली हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको किसके रिलेशन में करें तो हमको एक वैल्यू मिले, तो हम
वी रिलेटेड विद द फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस से उसका रेशियो निकाल लें तो ये हमको मिल जाएगा रिलेटिव परमेबिलिटी। और डिफरेंट रिलेटिव परमेबिलिटीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के रिलेटिव परमेबिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो परमेबिलिटी ऑफ द वेरियस मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन बी कंपेयर्ड विथ वन अनदर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। कैसे दिखाते हैं उसको? म्यू आर से। सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, है ना। इसको कैसे दिखाते हैं? म्यू आर इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ओके, तो रिलेटिव परमेबिलिटी इज परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। फॉर वैक्यूम द परमेबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू 1। वैक्यूम के लिए क्या होता है? परमेबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू 1। तो परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम यानी वैक्यूम विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, और म्यू नॉट की वैल्यू आपको मालूम है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सो एंड फॉर एयर इट इज़ वेरी नियर टू 1, है ना। वैक्यूम के लिए तो 1 ले लिया, और एयर के लिए क्या लिया? इट इज़ वेरी वेरी नियर टू 1, तो उसके लिए भी हम 1 ही ले लेते हैं। अगर इसी चीज़ को अगर कंपेयर करते हैं मैं आयरन से, तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी वो 1000 से भी ज़्यादा होती है। अगर आयरन की बात करें तो ये 1000 से भी ज़्यादा की होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, नाउ दिस एक्चुअली रिलेट्स टू द मैटर, द मीडियम, नो नॉट द मीडियम बट द सब्सटेंस इटसेल्फ, कि वो कितना अपने आप को मैग्नेटाइजेशन करने का अलाउ करता है ना। कितने आपको मैग्नेटाइजेशन करने का अलाउ करें। तो द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन, है ना, टू टेक अप द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, टू टेक अप द मैग्नेटाइजेशन व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन व्हेन प्लेस्ड इन द magnetic field. So it is defined as the ratio of the magnetization M to the magnetizing field intensity H. So और उसको दिखाते कैसे हैं? साई से, जाई, है ना। इसको कैसे दिखाते हैं? जाई से। तो जाई M इज इक्वल टू M अपॉन H। इसको कैसे दिखाते हैं? It is denoted by xi m upon h. तो as magnetic susceptibility is the ratio of the quantities having the same units, तो ये dimensionless है, it is having no units, इसका कोई यूनिट नहीं होता, है ना। m is magnetization, h is the magnetic field intensity. So this is the ratio, it is defined as the ratio between the intensity of magnetization to the magnetizing field intensity. साई m इज इक्वल टू m अपॉन h। अब इससे हमको एक रिलेशन निकालना चाहिए, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना। परमिएबिलिटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू पेनिट्रेट थ्रू द मटेरियल, परमिएबिलिटी होगी। और ससेप्टिबिलिटी क्या है? इट्स द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू टेक ऑन मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो इन दोनों का हम रिलेशन निकालते हैं। हमने ऑलरेडी मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या बोला था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट H plus M. So this relation, magnetic induction, actually is the sum of external and internal factor, that is mu naught H plus M. But if we consider for material itself, we can also say the magnetic induction B is equal to the permeability of the material into the magnetizing field intensity, है ना। What will be this? B is equal to mu, that is permeability of the material, into magnetizing field intensity. So B is equal to mu H. So both are same, magnetic induction are same. So what we can write is mu H is equal to mu naught H plus M. Okay, mu H is equal to mu naught H plus M. So now I can simplify it. Mu is equal to mu naught, है ना,
इसको अंदर डिवाइड किया तो h अपॉन एच इज़ 1 प्लस m अपॉन h. ओके, है व्हाट इज m अपॉन h? psi m susceptibility, that is mu is equal to mu naught 1 plus psi m. So this mu can be also written as, since we have written this, mu r is equal to mu upon mu naught, so mu can be written as mu is equal to mu r mu naught. Okay, so this will be mu r mu naught is equal to mu naught 1 plus psi m. This cancel, this cancel. So now I have a relation between the relative permeability and the magnetic susceptibility. Relative permeability and magnetic susceptibility, that is mu r is equal to 1 plus psi m. Okay, the relative permeability is 1 added to the magnetic susceptibility. So these are various formulas. Okay, so this is all about this magnetization and the magnetic field intensity, magnetic intensity. Let us do one problem and then end this topic. So let us do this question from your book, example 5.10. A solenoid has a core of a material with relative permeability 400. The windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. If the number of turns is 1000 per meter, calculate H, M, B and the magnetizing current IM. So let us first write what is given. Okay. So first of all, it is given mu r is given 400, mu r 400. Then the current I is given 2 ampere, and third, number of turns per unit length n is equal to 1000. Okay, first of all we need to calculate H, H, that is magnetizing field intensity, your magnetic intensity. H is equal to n into I. ओके, n 1000 है और I 2 है, तो ये H कितना हो गया 2000 एम्पियर पर मीटर, यानी n है 2 इंटू 1000, ये हो गया 2000 एम्पियर पर मीटर. ठीक, H निकल गया. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, B चाहिए, B वो B चाहिए. B इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको B इज इक्वल टू म्यू इंटू H. अब म्यू का रिलेशन क्या है, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट. तो म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट, है ना. यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस. तो यहाँ पे अगर मैं म्यू की वैल्यू रख देता हूँ म्यू आर म्यू नॉट इंटू एच, है ना. म्यू आर दिया हुआ है 400, ये दिया म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एच है 2000. तो इससे B की वैल्यू मुझे लगभग 1 टेस्ला मिल जाएगी. B की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 टेस्ला. यस, ओके. Now third question is, we have to calculate magnetic induction B. मैग्नेटिक इंडक्शन तो हमने कैलकुलेट कर लिया. ओके, अब हमें मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट करना है.
M. What we need to calculate is M. Okay. Now we know that B is equal to mu naught H plus M. Okay. So what is M? M is equal to B upon mu naught minus H. ठीक है, B 1 है, ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है ना, माइनस H है 2000. ओके, तो इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 8 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर. 8 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर आ गई. तो हमको मिल गया बी एच बी एम सब मिल गए. लास्ट में क्या बोलता है कि द मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम, है ना. अब इसको निकालने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट जो आपके बुक में दिया है वो बहुत लंबा दिया है ना. B इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट आई प्लस आई एम, है ना. हम इसको सिंपली अगर ऐसा करें कि M, दिस मैग्नेटाइजेशन M is equal to I into, so this magnetizing current can be found by M is equal to N Im. Okay, so Im will be M upon N. M हमारा मिल गया है 8 इंटू 10⁵ और N है 1000. ठीक है, तो ये कट गया, 3 कट गया तो 2, यानी ये हो गया 800 एम्पियर. ओके, वेरी क्लोज टू 800 एम्पियर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटाइजिंग current. What is magnetizing current? It is the additional current that needs to be passed through the windings of the solenoid in the absence of the core of this material, and which would give the magnetic induction value as in the presence of the core, है ना. What is magnetizing current? अगर वो एडिशनल करंट जो सोलेनॉइड से पास करना पड़ेगा, जो कि उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जितना उसके अंदर अगर कोर डाल के हम जनरेट करते हैं. सो दिस इज द मैग्नेटाइजिंग करंट. सो होप you understood this topic, and this is the end of this chapter. In the next we'll be discussing electromagnetic induction. Thank you.